जेएनके बैंक पीयू प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस का एग्जाम 27 दिसंबर को होने वाला है। आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी सेशंस, और अगर कहीं कमी है तो आपको कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो ठीक उसी के लिए ऑलिव बोर्ड लेके आ रहा है जेएनके बैंक पीयू मेंस क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको ठीक एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी सेशंस मिलेंगे और कंप्लीट करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस प्लस बैंकिंग की सारी क्लासेस मिलने वाली है। तो ज्वाइन ऑलिव बोर्ड जेएनके बैंक पीओ मेंस क्रैश कोर्स नाउ। Hey guys, welcome to Olive Board's SSC and RRB Express, that is this particular channel, and I am your faculty of English Hardik Mishra. And today we are going to do an important session for all those aspirants who are preparing for SSC, any SSC examination, especially SSC CHSL. All of you have read the thumbnail, it is the expected paper. So without any further delay, let's just get started. But before we start, let me just ask all of you guys to please press the bell icon and subscribe. First you will subscribe and then you will press the bell icon. And also, if you watch this session from the beginning till the end, and if you like it, please make sure to press the like button. And if you have any doubt, make sure that you ask your doubt in the comment section. I will definitely reply to all of them. That's pretty much. With having said all of these things, let's just get started. But before we start, let me just inform you about this particular course that we have come up with, which is the crash course. For which bank? JNK Bank Associate. So if you are preparing for this particular examination, this particular exam, please make sure that you purchase this particular crash course, and if you will apply this code, that is JK20, you will get additional 20% off. And one more thing, this batch is available in Hindi and English, separate batches are there. So let's just get started. The first question is over here on the screen. पहला question आपके सामने है, and this is a phrase replacement kind of question in which you need to replace the phrase. अब यहां पर आप देख रहे हैं from a week time लिखा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. our new office will become operational from a week time. तो अब ये from a week time गलत है ना, कि मतलब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी आप ड्यूरेशन बताते हैं या आप स्पेस बताते हैं, ठीक है, या फिर आप डिस्टेंस बताते हैं, और इस सेंस में जब भी आप पोजेशन बता रहे हैं ना, तो आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है. तो आप देख लीजिए, सबसे पहले अपोस्ट्रोफी एस तो इन दोनों में है, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. बचे कौन से दो, सी और डी. अब इसमें देखिए, बाय अ वीक टाइम नहीं होता, इन अ वीक टाइम, मतलब एक हफ्ते में, ठीक है, इन अ वीक्स टाइम. क्लियर हो गया? जैसे कि यू विल गेट योर सैलरी इन अ वीक्स टाइम, ठीक है मतलब एक हफ्ते में. तो वही चीज तो कह रहा है कि हमारा नया ऑपरेशन में होगा एक हफ्ते में. तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. Let's move to the next question. Now the next question is in front of you. Again it is a phrase replacement kind of question. The scientific theories of space are too intricate that only few people comprehend them. अब सबसे पहली बात देखो, जब भी हम टू देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ दैट वैट कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे टू आना चाहिए, ठीक है. लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ तो कहीं टू लिखा ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये टू ही गलत है. अच्छा, दैट के साथ क्या लग सकता है? तो टू तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली सो लगेगा, ठीक है. अच्छा, ये तो एक एरर हो गई. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फ्यू पीपल. फ्यू पीपल मतलब ऑलमोस्ट कोई भी नहीं समझ पाता है. तो ऐसा तो नहीं है ना, साइंटिफिक थ्योरी स्पेस की कोई तो समझता होगा. तो जब हम बहुत कम लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम अ फ्यू लिखते हैं. जब हम बोलते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा तो हम फ्यू बोलते हैं, ठीक है. लेकिन कोई तो होगा जो साइंटिफिक थ्योरीज को समझता होगा, इसलिए यहाँ पर अ फ्यू आएगा. अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में सो और अ फ्यू दिया हुआ है. तो सो और अ फ्यू हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर जो सो है उसके साथ हम दैट भी तो यूज करते हैं, ठीक है. हाँ, तो वो तो यहाँ पे यूज हुआ है, और उसके साथ हम सो के साथ हम एक चीज और यूज करते हैं विच इज एज. तो एज भी यूज करते हैं. तो हम एज कब यूज करते हैं और दैट कब यूज करते हैं? तो देखिए, दैट हम तब यूज करते हैं जब हम रेपरकशन या रिजल्ट की बात करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं.
और as हम जनरली यूज करते हैं जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहां पर जो है वो रिजल्ट बताया जा रहा है कि साइंटिफिक थ्योरीज इतनी इंट्रिकेट है कि शायद मतलब बहुत कम लोग उन्हें समझ पाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है, उनके इंट्रिकेट होने का रिजल्ट क्या है कि बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। क्लियर हो गया। बाकी आप बस इतना याद रखिए कि सो के साथ जब हम दैट हम तब यूज करते हैं जब हम रिजल्ट बताते हैं, और बाकी हर कंडीशन में एज यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज अ वॉइस बेस्ड क्वेश्चन। वॉइस पर आपको चेंज करना है, दैट इज अगर एक्टिव होगी तो पैसिव कर देना है, और पैसिव होगा तो एक्टिव कर देना है, द अदर वे राउंड। ठीक है, तो एक चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं भैया, एक्टिव पैसिव में कभी टेंस को चेंज नहीं करते। एक ही पर्टिकुलर टेंस के एक्टिव फॉर्म भी स्ट्रक्चर होता है और पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। अब यहां देखो फॉर्चुनेटली तो सब में लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉट मच डैमेज, नॉट मच डैमेज, ऑब्वियसली द फायर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था, डिड नॉट कॉज जो है हमारा वर्ब था, और मच डैमेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट था। तो फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज। अब देखो डिड कॉज है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉज कॉज्ड हो जाएगा। डिड कॉज, वॉज कॉज्ड। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको डिड प्लस V1 दिखेगा तो उसको पैसिव में क्या कर दोगे, अगर प्लूरल है तो वर कर देना, और सिंगुलर है तो वॉज कर देना, प्लस V3 फॉर्म कर देना। तो अब आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन में। देखो एसएससी के एग्जाम में यही होता है, हमेशा ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए। तो इज बीइंग लिखा है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं, एलिमिनेट कर दो। इज कॉज लिखा है, कोई टेंशन की बात नहीं, एलिमिनेट कर दो। वॉज बीइंग लिखा है, वो तो कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा, तो वो भी एलिमिनेट कर दो। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, विच इज द राइट आंसर। फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज कॉज्ड बाय द फायर। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, वेरी वेरी इजी, एंड आई होप सभी को यहां पर इजीली ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो इज अ वॉइस क्वेश्चन। आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने की जरूरत है। तो वी शुड अवॉइड, अब देखो शुड अवॉइड दिख गया ना, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस ही है। शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल। अब ये ना बिल्कुल यहां तक ही क्लियर हो गया है कि मुझे बस समझ में आ गया। देखो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे स्टार्टिंग में आ जाएगा, देखो लिखा भी हुआ है एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल। शुड प्लस V1 लिखा है तो शुड बी प्लस V3 हो जाएगा। तो देखो शुड हैव प्लस बीन लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। शुड बी अवॉइडिंग गलत हो जाएगा। हैड बीन लिखा हुआ गलत हो जाएगा। एक ही आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर 1। इतना फास्ट अगर आप रहोगे तभी, जेन्युइनली बता रहा हूं, व्हेन आई अटेम्प्टेड CHSL, I could attempt 96 questions. Okay, 96 questions I could attempt in the examination. Sure, because these 25 questions, स्पेशली इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश और GS मैंने जो सॉल्व किया था विद इन आई थिंक 10 minutes, the whole paper, those 50 questions were over. 25 questions for English and 25 questions for GS, मतलब विद इन 10 minutes खत्म हो चुका था। मुझे मैथ्स में टाइम लगता है, तो मैथ्स में मैंने थोड़ा टाइम अपना जो है वहां पर लिया था, ठीक ठाक टाइम लिया था। बाकी 10 मिनट में मैंने पूरा ये खत्म कर लिया था। ठीक है, 2 सेक्शन मैंने 10 मिनट में खत्म कर लिए थे, बाकी रीजनिंग भी ठीक ठाक समय में हो गया था। सबसे ज्यादा मुझे मैथ्स में टाइम लगा था, बट क्योंकि मेरी एक्यूरेसी GS और इंग्लिश में अच्छी थी, इसलिए मैं यहाँ पर क्वालिफाई कर पाया था, मैं जो है CHSL निकाल पाया था। स्पीड रखनी पड़ेगी, और इसी तरीके से ट्रिक्स अगर आप जाएंगे, वो मेथड लगाएंगे और हर चीज करेंगे, तो मतलब वो बेसिक के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। और मैं यहाँ आपको एग्जाम के लिए रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैराजंबल। पैराजंबल है, और यहाँ पर अब आप देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिएगा, और जब आप एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को लगा रहे होगे तो बहुत जल्दी जल्दी स्नैप ऑफ अ फिंगर करना होगा। तो अ 3-year-old बॉय डिसअपियर्ड फ्रॉम होम। चलिए ठीक है, हो सकता है फर्स्ट हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन इंट्रोडक्शन दिया है, बट ठीक है। ही वॉज स्लीपिंग, अब ही लिखा है यानी कि प्रोनाउन है, ऑब्वियसली नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। ही वॉन्टेड अगेन, ये प्रोनाउन है, नाउन से पहले आएगा। ही क्रॉस्ड अगेन, प्रोनाउन है, नाउन से पहले, नाउन इससे पहले आएगा। मतलब ये तीनों तो फर्स्ट हो नहीं सकते, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन भी देख लो। देखो एग्जाम में ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो इतना तो तय है ना कि ऑप्शन नंबर 1 पहले आएगा। अ 3-year-old बॉय डिसअपियर्ड फ्रॉम होम व्हेन फाउंड वाज स्लीपिंग ऑन बेंच। ठीक है, आगे के दोनों सेंटेंस पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ ABCD इनको, नहीं तो आप बोलोगे कि ABCD क्या है। चलिए, तो वी फाउंड ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। व्हेन फाउंड ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went into the park. तो पार्क, रोड तो क्रॉस तब करेगा और पार्क में तो तब जाएगा
जब वो गेट के बाहर निकलेगा, और गेट के बाद कब निकलेगा, जब किसी ने गेट बाहर खोल दिया होगा और वो बाहर घूमने निकल जाएगा, तो यानी सी आ गया। उसके बाद वो रोड क्रॉस करेगा और पार्क में जाएगा, यानी कि डी आ गया। और बचा क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो सी, ए, सी, डी, बी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन। एंटोनिम मतलब क्या हो जाता है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। अब ये बहुत आते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि ये कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली तो बात, आई होप आप सब लोग मॉक लगाते होगे। ठीक है, मॉक लगाते हो तो वहां से आप लोग को बहुत सारा वोकैबुलरी वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मॉर्निंग का सेशन यहाँ पे जो हम एडिटोरियल लेते हैं, स्पीड रीडिंग सेशन लेते हैं, उसको जरूर वॉच करिए, उसमें भी बहुत सारा वोकैबुलरी हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, तब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो तो 4 ये वर्ड हो गए और फिर 5 ये वर्ड हो गए, तो एक क्वेश्चन किया तो आपके पास 5 वर्ड्स रेडी हो गए ना। इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ माइंड में एक कोट बना लीजिए, कोई इमेज बना लीजिए, तो वो याद रहेंगे आपको। ठीक है, प्रोफ्यूजन मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज अबंडेंस, उसी का सिनोनिम हो गया। कंफ्यूजन का उससे कोई लेना देना नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन मतलब जो चीज आपको आपके गोल से हटाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो यहां पर एंटोनिम की बात कर रहा है, दैट मींस ऑपोजिट वर्ड की बात कर रहा है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि यहां पर प्रोफ्यूजन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कैर्सिटी। प्रोफ्यूजन मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, समथिंग दैट इज in abundance, in a huge quantity, something that is available in a huge quantity is that thing is in profusion, that is a noun, और scarcity भी noun है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, अब देखिए ईडियम वाले क्वेश्चन जो है ना वो दो तरीके से आते हैं, या तो सिर्फ आपको ईडियम दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा इसका मीनिंग बताओ, और या फिर दूसरा जो आसान तरीका होता है ना, सेंटेंस में दे दिया जाता है, तो वहां से काफी हेल्प हो जाती है। टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ फुलिश पर्सन, मतलब कि एक बेवकूफ व्यक्ति के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में उलझेंगे तो क्या होगा, इज इन विद अ फुलिश पर्सन इज लाइक, यहां पे इज है, इज लाइक बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर मतलब क्या हो गया, हवा को मारना। क्या हवा को मारना कोई सिग्निफिकेंट एफर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा? पहली बात तो एफर्ट नहीं लगता। उसके बाद फ्रूटफुल वर्क, क्या इससे कोई मतलब कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कोई आपने कुछ अचीव किया होगा? नहीं। कोई आपकी कोई शाबाशी देगा? नहीं। क्या आपने वाह हवा को मारा है, कोई ऐसा होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ब्रीदिंग इन द एयर, कोई इसका मतलब है, मतलब कि अगर आप एक बेवकूफ व्यक्ति से मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप हवा में सांस ले रहे हैं, तो क्या मतलब जो बेवकूफ व्यक्ति से आर्ग्यू नहीं करता वो हवा में सांस नहीं लेता? तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली हवा में मारना इज लाइक अ यूजलेस टास्क, जिसका कोई मतलब नहीं है, फिजूल का काम है। ठीक है, बिना मतलब का काम है, फिजूल का काम है। ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं बीटिंग द एयर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है और कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा भी, बट हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये क्या है, एरर डिटेक्शन है। पर सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना कि ये पार्ट्स आपको दे दिए गए हैं, इतने सारे सेंटेंस में सिर्फ इन 4 पार्ट्स में से ही एरर होगी, यानी कि द कॉमन एडवाइस, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। दैट द डॉक्टर, अब आपको देखो सिर्फ ये इंडिविजुअल नहीं देखना है, इसको रिलेट करके देखना है। द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स, ठीक है, यहां तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, टू पेशेंट इज टू। अब देखो यहीं पर एरर पता चल चुकी है, बट फिर भी मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा। टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कैसे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स such as proper intake of water, बिल्कुल proper intake of water मतलब पानी पीना, hygienic food habit, बिल्कुल, and regular exercise। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, सिर्फ दिक्कत कहां लग रही है, यहां पे। क्योंकि पेशेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके पहले अ तो लगा दो कि वो एक किसी पेशेंट को, रैंडम पेशेंट को ना कि एक कॉमन एडवाइस जो कोई भी डॉक्टर, मतलब द डॉक्टर मतलब स्पेसिफिक डॉक्टर, कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर, स्पेसिफिक डॉक्टर देता है किसी भी पेशेंट को, दैट इज रैंडम पेशेंट, तो यहां पर अ पेशेंट आएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल है तो आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन एडवाइस जो, अगर आप द डॉक्टर बोल रहे हो तो द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर जो एक स्पेसिफिक कॉमन एडवाइस सभी किसी भी पेशेंट को देता है, एक रैंडम पेशेंट को देता है, तो वो रैंडम पेशेंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर अ लगाना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू
ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही बस इसमें एरर थी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज अ क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट क्लोज टेस्ट क्वेश्चन गाइज, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन में देखो बैंकिंग के क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना अलग है और एसएससी के क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि एसएससी के क्लोज टेस्ट होते हैं छोटे, दे आर स्मॉल इन साइज। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ठीक है, अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट लगाना है, हार्डली इट शुड टेक 30 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। तो अब यहां देख लेते हैं किस बारे में है पैराग्राफ। टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिसरप्शन। मतलब टूरिज्म जो है वो सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है। ग्रेटेस्ट कंसर्न इज डैश डैमेज टू इन्वायरमेंट। ठीक है, डिसरप्शन मतलब उसमें थोड़ा व्यवधान, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज डैश डैमेज टू इन्वायरमेंट। तो कैसा डैमेज वो देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट डैश रिजॉर्ट्स आर बिल्ट विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। Natural systems get dash as a result of indiscriminate construction or to provide water dash waste disposal facilities along with recreational arrangements to tourists। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे टूरिज्म जो है कहीं ना कहीं सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिसरप्शन क्रिएट करता है और फिर वो सारे ड्रॉबैक्स बता रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज व्हाट? इज द डैमेज और इज अ डैमेज? देखो इज वन डैमेज तो होगा नहीं, द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज दी, एक डैमेज तो हुआ नहीं होगा, तो कोई अ डैमेज एन तो आ ही नहीं सकता, तो एन भी गलत है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज दी डैमेज टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक काइंड का डैमेज क्रिएट कर रहा है ना, तो द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज दी डैमेज टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अ डैमेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई रैंडम डैमेज या कोई एक पर्टिकुलर डैमेज तो है नहीं, तो इसलिए अ नहीं हो सकता। एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वोवल साउंड नहीं है। वन डैमेज, कोई एक डैमेज है क्या? ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट डैश रिजॉर्ट्स, स्प्रेडिंग रिजॉर्ट्स, स्ट्रेचिंग रिजॉर्ट्स, स्कीमिंग रिजॉर्ट्स, स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स। देखो फैलते हुए रिजॉर्ट्स है ना, तो स्प्रेडिंग रिजॉर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें से क्या कहेंगे? स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स। क्या कहेंगे उसे हम? स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स मतलब जो बहुत ज्यादा बहुत बड़े एरिया में फैले हुए, स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये टर्म वैसे आपने बहुत जगह सुना भी होगा, स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट एंड स्प्रॉलिंग दिस, स्प्रॉलिंग दैट। स्प्रॉलिंग का मतलब हो जाता है बहुत जो एकदम इलैबोरेटेड है, बहुत आलीशान जिसे हम कहते हैं, विशाल, आलीशान जो है ना वैसे। तो ऑब्वियसली जब आप देखते हो हिल स्टेशन वगैरह पे बहुत शानदार, आलीशान, बड़े बड़े से रिजॉर्ट्स होते हैं। तो स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स आर बिल्ट मतलब बड़े बड़े, विशाल, बहुत। स्ट्रेचिंग और स्प्रेडिंग रिजॉर्ट मतलब क्या वो स्प्रेड होते जाते हैं? तो नहीं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। आर बिल्ट विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन, है ना। नाइदर के साथ क्या आता है? बिल्कुल बहुत इजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ये डी वाले के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर आता है। यहाँ पे स्प्रॉलिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट बचेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर डैश दिस डैश वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है? अच्छा, उससे पहले हमने यहाँ पे एक चीज शायद मिस कर दी ना। क्या? नेचुरल सिस्टम्स गेट डैश एज अ रिजल्ट। तो नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब अपने पाथ से हटते हैं? नहीं, नेचुरल सिस्टम बर्बाद होते हैं, तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन और टू प्रोवाइड वाटर डैश वेस्ट। वाटर और उसके साथ क्या? वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज। तो वाटर प्रोवाइड करना एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल अरेंजमेंट्स टू टूरिस्ट। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ठीक है, so that's pretty much guys for the day. I hope you've enjoyed this particular session, and if you've enjoyed, please make sure to press the like button and also subscribe to this particular channel if you have learned
quite a few things in this particular session. So, and make sure that you join the morning session, that is 8:30 a.m. session of speed reading, and also my 5 p.m. session, which is very important if you're preparing for banking examination, which is on the main channel. So guys, I hope you've understood everything. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself and be safe. JNK बैंक पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस का एग्जाम 27 दिसंबर को होने वाला है। आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी सेशंस, और अगर कहीं कमी है तो आपको कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो ठीक उसी के लिए ऑलिव बोर्ड लेके आ रहा है जेएनके बैंक पीओ मेंस क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको ठीक एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी सेशंस मिलेंगे और कंप्लीट करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस प्लस बैंकिंग की सारी क्लासेस मिलने वाली है। तो ज्वाइन ऑलिव बोर्ड जेएनके बैंक पीओ मेंस क्रैश कोर्स नाउ। Hi guys, we are coming up with a new course that is going to cater to the upcoming JNK Banking Associate examination. This is a crash course that will help you out with the last minute preparation. We will be having 6 live practice sessions with the best of the faculties. We will be having combined strategy sessions for each of the sections. Apart from that, you will also have a live class for the memory based paper, and you will be shared the PDF after every class. You also have the access to all the video lectures of the concepts. What are you waiting for? Join now. You can also access this course with low data bandwidth.